Hello everyone, my name is Manish and today we are going to start second lecture of United Nations and its organization. So without any further delay, let's open the first topic. So first of all, we are going to talk about India and the United Nation reforms कि इंडिया और यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स में इंडिया का क्या क्या रोल है और यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर उसने क्या क्या काम किए, वही हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया बिलीव दैट अ स्ट्रेंथन एंड रीवाइटलाइज्ड यूएन इनडिजायरेबल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। देखो, इंडिया का मानना ये है कि वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन को ना रीवाइटलाइज करना चाहता है, उसको बूस्ट करना चाहता है, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहता है। ठीक है, अब वो रिफॉर्म्स क्यों लाना चाहता है? ताकि यूनाइटेड नेशन को वो स्ट्रेंथन कर सके और वर्ल्ड के अंदर क्या लेके आ सके, चेंज लेके आ सके। ठीक है, और आजकल जो वर्ल्ड है उसके चेंजिंग सिनेरियो को देखते हुए भी इंडिया इसमें रिफॉर्म्स करना चाहता है। सेकंड पॉइंट कहता है इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स एंड एनहेंस्ड डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट कि इंडिया सपोर्ट भी करता है एनहेंसमेंट रोल को लेकर, ताकि यूनाइटेड नेशन को जो डेवलपमेंट है और कोऑपरेशन है अमंग स्टेट्स के बीच में, उनको वो क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, उन्हें वो सपोर्ट भी कर सके। फिर कहता है इंडिया बिलीव्स दैट द डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल कि इसका मानना है कि डेवलपमेंट जो भी होना चाहिए यूनाइटेड नेशन एजेंडा को लेकर, वो कैसा होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए। ठीक है, एज इट इज़ अ विटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये क्या है, एक विटल प्री कंडीशन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडिया हैज़ मेजर कंसर्न अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कि कहीं ना कहीं इंडिया का भाई बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहता है। किस चीज़ को लेकर चिंतित रहता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को लेकर चिंतित है कि भाई जिस तरीके से उसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। दूसरा कहता है इंडिया सपोर्ट्स द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया कहीं ना कहीं जो रोल है डेवलपिंग कंट्रीज का उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, शुड बी प्रेजेंटेड इन सिक्योरिटी काउंसिल इन डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को वहाँ पर दे सके। एंड द थर्ड पॉइंट कहता है इंडिया सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स कि इंडिया सपोर्ट करता है सपोर्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ कि भाई जो परमानेंट एंड जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या है उनमें क्या होनी चाहिए, भाई बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनको भी इंक्रीज किया जाना चाहिए। क्योंकि देयर आर टोटल 15 मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें से 10 तो आपके नॉन परमानेंट है एंड 5 क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इंडिया एंड द यूनाइटेड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ये सेम ही पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इंडिया ऑल्सो वांट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर एंड फुलफिल ऑल कंडीशन एज फॉलोज कि इंडिया भी चाहता है कि उसको भी यूनाइटेड नेशन का क्या बना दिया जाए, परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, और ताकि वो भी अपनी फॉलोइंग कंडीशन को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री। इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। अगर हम इसकी 1/5 वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं अपना शेयर भी देता है। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है इंडिया, अकेला 1/5 है। अब कहते हैं इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है भाई ये। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट कहता है इंडियाज इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमी का एमरजेंस है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, वो भी क्या होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनको इंडिया फुलफिल करना चाहता है आफ्टर बिकमिंग द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। फिर नेक्स्ट कहता है कि इंडिया इज़ अ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर कि भाई रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी है। कंट्रीब्यूटर किसका है ये, यूनाइटेड नेशन का। हालांकि इंडिया क्या करता है, 1% ही कंट्रीब्यूट करता है, 1% से ज़्यादा ही करता है। ठीक है, फिर कहता है कि इंडिया सिग्निफाइज अ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स। कहीं ना कहीं वो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस भी सिग्निफाई कर रहा है वर्ल्ड अफेयर के अंदर इन कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, ताकि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी क्या कर सके, कंडक्ट कर सके।
लास्ट पॉइंट कहता है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ऑल इनिशिएटिव ऑफ यूएन, कि इंडिया ने कहीं ना कहीं जितने भी यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये आता है कि इफ़ इंडिया इज़ इंक्लूडेड, कि इंडिया को इंक्लूड किया गया है सम एमर्जिंग पावर्स में, जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, एंड विल ऑल्सो बी अकोमोडेटेड, कहीं ना कहीं इंडिया को भी जो एमर्जिंग पावर्स है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स है, उसके अंदर अकोमोडेट किया गया, एडजस्ट किया गया है। इंडिया भी अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में आ चुका है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड फॉर दे डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, कि भाई अफ्रीका और साउथ अमेरिका को भी रिप्रेजेंट किया गया है फॉर दे डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन प्रेजेंट स्ट्रक्चर, कि भाई प्रेजेंट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन के अंदर तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को भी मतलब अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है द यूनाइटेड नेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है यूनिपोलर वर्ल्ड में वो कैसा है। यूनिपोलर का मीन्स जहाँ पर सिंगल कंट्री का डोमिनेंस होता है और ऑल द कंट्री के अंदर, ठीक है, और एक सुपर पावर आपको पता ही है अमेरिका है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज अब आ चुकी है जो कि अमेरिका की सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं टक्कर देती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि फर्स्टली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो यूएस ओनली एक सुपर पावर बचा वर्ल्ड के अंदर। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउज इट टू इग्नोर द वर्ल्ड। अब देखो यूएस की जो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो कहीं ना कहीं इसको क्या बनाती है, एरोगेंस बनाती है, और ये यूनाइटेड नेशन को भी क्या करता है, उसी वजह से इग्नोर करता है। सेकेंडली कहता है कि यूएस इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन, कि भाई यूएस अकेला ऐसा लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएन के अंदर, तो सबसे ज़्यादा क्या करता है, यूनाइटेड नेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब कहता है कि यूनाइटेड नेशन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी गिव्स वॉशिंगटन एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखो दूसरा रीज़न ये भी है कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, तो उसका रीज़न ये है कि यूनाइटेड नेशन जो कि फिजिकली कहाँ पर लोकेटेड है, अमेरिका की ही टेरिटरी वॉशिंगटन के अंदर एडिशनल सोर्सेज की वजह से वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं यूनाइटेड नेशन को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैनी यूएस पीपल वर्क इन द यूनाइटेड ब्यूरोक्रेसी। यूनाइटेड नेशन की जो ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे यूएस के लोग हैं जो कि उसके अंदर काम करते हैं, इस वजह से भी अमेरिका का डोमिनेंस है। फिर कहता है कि इन एडिशन विद इट्स वीटो पावर यूएस कैन स्टॉप एनी मूव दैट एनोइंग और डैमेजिंग और टू इट्स इंटरेस्ट। अब एडिशन की बात करें तो इसकी जो वीटो पावर है एंड द यूएस है वो अपना एज ए वीटो पावर यूज़ कर सकता है। वीटो मीन्स नेगेटिव वोट होता है। जब यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो कोई भी ये 5 कंट्रीज़ उस वीटो का यूज़ करके उस बिल को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी यूनाइटेड नेशन का कहीं ना कहीं डोमिनेंस है, क्योंकि वो एज ए परमानेंट मेंबर है, उसके पास वीटो पावर है, और ऐसा कोई भी मूव जो कि असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर, जो कि उसके इंटरेस्ट को डैमेज कर रहा है, तो वो उस मूव को रोक सकता है। ही हैज़ द पावर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो कहता है इट इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर रिसर्च, एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं, शामिल हैं। अब कहता है इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूजेज। अब देखिए ह्यूमन राइट वॉच का काम क्या है कि ये जो ग्लोबल मीडिया है उसके अटेंशन को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, एंड ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी अब्यूजेज है उनकी तरफ आकर्षित करती है। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन द यूएस। अगर हम ह्यूमन राइट्स वॉच के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी यूएसए के अंदर ही है। एंड इट हेल्प्स इन कैंपेनिंग टू बैन लैंड माइन्स, टू स्टॉप द यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स। अब देखो ये हेल्प भी करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है कि जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं लैंड माइन्स को बैन करने के लिए, उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर कहता है कि टू स्टॉप द यूज़ ऑफ द चाइल्ड लेबर, कहीं ना कहीं जो चाइल्ड लेबर है उनको भी रोकने की कोशिश करती है। एंड एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनको भी एस्टैब्लिश करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है।
आगे बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो कहता है इट इज़ एन एनजीओ, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसका काम ये है कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। एंड इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट, कहीं ना कहीं ये प्रिपेयर करती है एंड जो रिपोर्ट्स है उनको पब्लिश करती है ह्यूमन राइट्स को लेकर इन द बिहाफ ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, और किसके बिहाफ पर, कि अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ इन चीज़ों का गलत यूज़ करती हैं तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा गवर्नमेंट आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दीज रिपोर्ट्स सिंस अ मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कि गवर्नमेंट आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश भी नहीं होती इन रिपोर्ट से। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल बड़े बड़े फोकस करती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की मिसकंडक्ट को लेकर, ठीक है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट इनकी रिपोर्ट से खुश भी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब देखो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1957 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। एंड टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट एइसेनहावर एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। अब देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूएस का ही प्रेसिडेंट था ड्वाइट एइसेनहावर, जो कि एटम्स फॉर पीस एक प्रपोजल था, उस वजह से उसने इस चीज़ को क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। फिर कहता है इट प्रमोट्स द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कहीं ना कहीं ये जो पीसफुल यूज़ होता है न्यूक्लियर एनर्जी को उसको प्रमोट करता है। एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज़ फॉर मिलिट्री पर्पजेज़, कहीं ना कहीं जो मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए इनको भी क्या करता है वो बचाता है, इनको रोकता है। फिर कहता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टीम्स रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्शन करती है, यानी नज़र रखती है, सुपरवाइज करती है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका कहीं यूज़ तो नहीं किया जा रहा, सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज फॉर मिलिट्री पर्पजेज, मिलिट्री पर्पज के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा। तो ये सुपरवाइज और इंस्पेक्शन का भी काम करती है ये एजेंसी। फिर कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब देखो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1995। ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1995 में सेटअप किया गया था और ये सक्सेसर है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गेट के नाम से जानते हैं। देखो पहले गेट था, अब उसको हटा के इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया, मूव कर दिया, यानी गेट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गेट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब कहता है इसके अगर हम 2016 तक मेंबर की बात करें तो टोटल मेंबर 2016 में 164 मेंबर्स थे एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन एंड जापान हैव मैनेज्ड टू सेट रूल्स फॉर ट्रेड टू गेट देयर ओन बेनिफिट्स। अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डोमिनेंस है वो यूरोप का है, जापान का है, यूएस का है, और ये इस तरीके से रूल्स को मैनेज करते हैं ताकि इन्हीं की कंट्री को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन अबाउट देयर वर्क, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो हमेशा क्या करती रहती है, कंप्लेंट करती रहती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड बैंक। अब देखो वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था जुलाई 1944 में एंड इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये किसके लिए काम करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट लाइक जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट में जैसे इरिगेशन हो गया, रूरल सर्विस हो गया, एंड उनको लोन भी प्रोवाइड करती है। बैंक क्या है, ऑब्वियस सी बात है लोन प्रोवाइड करेगी। इट डज नॉट टेक बैक लोन फ्रॉम द पुअरर कंट्रीज, लेकिन जो गरीब कंट्रीज है ना उनसे ये लोन को वापस नहीं लेती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अब कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात करें तो इसमें 189 मेंबर्स है कंट्रीज़ के, और ये वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका काम क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो रेगुलेशंस हैं,
ठीक है, उनको कंट्रोल करना, दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल, और ये भी इंटरनेशनल लेवल पर ही क्या करती है, काम करती है। अब कहते हैं टॉप 10 कंट्रीज हैव 55% ऑफ द वोट्स। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंट्रीज है उनका कहीं ना कहीं जो शेयर है 55% वोट का है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें तो दे आर द G8 मेंबर्स की, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये G8 मेंबर्स है। G8 मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ 8 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। अब इसमें जो 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं, यूएस है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, कनाडा है, रशिया है, ठीक है, एंड सऊदी अरेबिया एंड चाइना है। फिर G20 की बात करें तो G20 रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ 8 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो 8 जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे उनके ग्रुप को G8 बोलते थे, लेकिन अब ये ग्रुप 8 से क्या हो चुका है, G20 हो चुका है, यानी 20 नेशंस का ग्रुप बन चुका है प्रेजेंट डे में। दैट होल्ड एन एनुअल मीटिंग ऑन ग्लोबल इशूज। अब इसका काम क्या है, एनुअल मीटिंग्स को होल्ड करना, ग्लोबल इशूज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, एनर्जी, टेररिज्म। तो ये कुछ ग्लोबल इशूज है जिनको ये क्या करते हैं, मीटिंग होल्ड करते हैं एनुअली। एनुअली मीन्स साल में एक बार मीटिंग होल्ड करते हैं इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यूएस अलोन हैज़ 17.4% वोटिंग राइट्स, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अकेले जो जो वोट राइट है इसका अकेले का वो 17.4% है, अकेले यूएस का। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी आती है यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 4 नवंबर 1946 को, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। यूनेस्को इज़ द स्पेशल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करें यूनेस्को की तो ये एक स्पेशल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन काम क्या है, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन को क्या करना, प्रमोट करना है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग हो गया जो ह्यूमन की स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर की, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। आगे बात करते हैं ड्यूरिंग पास्ट सेवरल ईयर्स द स्पेशल वर्क्स डन बाय, कि यूनेस्को ने पिछले कई सालों में बहुत सारे स्पेशल वर्क किए हैं, जिसमें उसने लिटरेसी को प्रमोट किया है, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट किया है, एंड इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उसको भी प्रमोट किया है, ऑल अक्रॉस इट्स मेंबर नेशन, यानी इसके जितने भी मेंबर नेशन हैं उन सभी में इसने काम किया है। हाँ जी, यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ क्या है हमारा, तो कहता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1946 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, एज बॉडी हुज मेन टास्क वाज टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन, जिसका मेन काम क्या है कि बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना एंड उनकी हेल्प करना, ताकि वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ है उन सभी में काम करना, ठीक है। तो यूनिसेफ का ये काम है, और स्पेशली बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए जो इमरजेंसी फंड है वो ये क्रिएट करती है। हाँ जी, फिर हमारा आता है अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिसेफ हेल्प्स एंड एनकरेज द वर्क दैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यूनिसेफ इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि जो बच्चे हैं उनके काम को एनकरेज करे, ठीक है, बच्चों की हेल्थ और उनकी जो बेटर लाइफ है पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम कैसे उनको एनकरेज कर सकते हैं, उस चीज़ में भी यूनिसेफ क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। विद इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड स्टेट यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट ऑल 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे अमेरिका है, वो यूनिसेफ के साथ मिलकर वर्ल्ड की जो 193 कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज में सक्सेसफुली इन्होंने ये काम कर रहे हैं अभी, और इन्होंने किया भी है।
नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है ILO। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी अक्टूबर 1919 में इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम क्या है, एफिशिएंट कंडीशन ऑफ सोशल जस्टिस, कि भाई जो लेबर है उनकी सोशल जस्टिस उनको मिले, उनके जो बैड कंडीशंस है उसके लिए उनको जस्टिस मिले, एंड वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड एट द ग्लोबल लेवल। और जो इंटरनेशनल लेबर लेवल के जो लेबर्स हैं उनके स्टैंडर्ड को लेकर ये काम करती है, उन वर्कर्स के लिए काम करती है, वो भी ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर जो है उनके राइट्स के लिए ये काम करती है। तो ये इसका मेन एम है, और ये अपने इस एम को एफिशिएंट बनाती है उसको प्रमोट करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन एडिशन देयर इज एन इंसेंटिव फॉर वुमेन एंड मेल वर्कर्स टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क। अब देखो ये इंसेंटिव भी देते हैं वुमेन्स को, मेल वर्कर्स को, ताकि वो अपने वर्क को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए इंगेज हो, एंड टू क्रिएट सेफ्टी, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखती है, ठीक है। पैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशंस फॉर देम एट द वर्क प्लेस, कहीं ना कहीं जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं तो उनको क्या मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो काम करें। कंडीशन ऐसी हो कि वर्कर्स की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस चीज़ों के लिए भी क्या बनाते हैं वो, उनके लिए लॉ बनाते हैं एंड उनको राइट प्रोवाइड करते हैं वो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। कहता है सो वी कैन कंक्लूड दैट कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट अ परफेक्ट, इज एन इनपरफेक्ट बॉडी। कि यूनाइटेड नेशन क्या है, एक परफेक्ट बॉडी नहीं है। हमने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसकी कमियों के बारे में पढ़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी, बट विदाउट इट वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। लेकिन ये बात भी रियल है कि अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो वर्ल्ड की जो कंडीशन होती वो इस समय क्या होती, बहुत ज़्यादा बुरी होती। गिवन द ग्रोइंग कनेक्शन एंड लिंक बिटवीन सोसाइटीज़ एंड इश्यूज़। अब कह रहे हैं कि हम कुछ ग्रोइंग कनेक्शन और लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटीज़ को और इश्यूज़ को लेकर। व्हाट वी ऑफन कॉल इंटरडिपेंडेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्सर इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। अब कहता है इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, कि ये कितना हार्ड है इमेजिन करना, कि हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एन यूनाइटेड नेशन। कि भाई 7 बिलियन पीपल कैसे रहे होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बिना। आप इमेजिन कर सकते हो। देखो 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो उससे पहले जो 7 बिलियन पीपल लोग रह रहे थे वर्ल्ड के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के बिना, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनकी हालत कैसी थी। ना तो कोई ह्यूमन राइट्स थे, ना ह्यूमन राइट्स वॉच थी, ना कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, ना ही कोई क्या कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो चिल्ड्रंस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आप देख सकते, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बुरी हालत रही होगी। एंड लास्ट में कहता है कि पीपल एंड गवर्नमेंट विल हैव टू फाइंड वे ऑफ सपोर्टिंग, कि भाई लोगों को और गवर्नमेंट को, दोनों को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने का जो रास्ता है वो इनको खोजना होगा। एंड यूजिंग द UN एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं जो UN है, जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी इनको यूज़ करना होगा इन वेज दैट आर कंसिस्टेंट विद देयर ओन इंटरेस्ट, और इस तरीके से जहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट के साथ साथ एंड इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी मोर ब्रॉडली, उनको और ज़्यादा अधिक तरीके से क्या कर सके, वो एक्सपेंड कर सके, स्प्रेड कर सके, फैला सके, ठीक है। So this was all about this chapter. I hope everything is clear to all. If you have any doubt तो आप comment section में अपने doubt लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। Till then, goodbye. Don't forget to subscribe our channel and hit the like button. इस पीपीटी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। Till then, goodbye.